छोटे से शहर गुलशनपुर में एक प्यारा और शरारती लड़का रहता था जिसका नाम राजू था। राजू को रोमांचक और रहस्यमय चीजों में बहुत दिलचस्पी थी। उसे नई नई जगहों पर जाना और अजीबोगरीब चीजों की खोज करना बहुत पसंद था। उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी टीना, जो हमेशा उसके साथ होती थी। दोनों मिलकर हर नई मुसीबत में साथ फंसते और फिर उससे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते। एक दिन जब राजू और टीना स्कूल से वापस लौट रहे थे, उन्होंने रास्ते में एक पुरानी खंडहर नुमा दुकान देखी जो हमेशा बंद रहती थी। लेकिन आज उस दुकान का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। राजू की आंखों में शरारत चमक उठी। टीना, चलो देखते हैं इस दुकान के अंदर क्या है। नहीं राजू, ये सही नहीं है। हमें अजनबी जगहों पर नहीं जाना चाहिए। ये दुकान तो हमेशा बंद रहती है, शायद यहाँ कुछ गड़बड़ हो। लेकिन राजू तो जिद्दी था। उसने टीना का हाथ पकड़ा और दोनों चुपके से दुकान के अंदर चले गए। दुकान के अंदर बहुत था और वहाँ ढेर सारी पुरानी और धूल धूसरित चीजें रखी थीं। कहीं पुराने खिलौने, कहीं टूटे हुए बर्तन और कहीं अजीब सी तस्वीरें। जैसे ही वे अंदर बढ़े, राजू की नजर एक पुरानी घड़ी पर पड़ी। ये घड़ी बाकी सभी चीजों से अलग थी। घड़ी पर सुनहरे रंग की नक्काशी थी और उसके अंदर की सुइयां अजीब ढंग से घूम रही थी, जैसे किसी जादू के प्रभाव में हो। वाह, ये घड़ी कितनी खास लग रही है। रुको, हमें इसे छूना नहीं चाहिए। ये घड़ी अजीब लग रही है, शायद इसमें कोई रहस्य हो। लेकिन राजू ने टीना की बात को अनसुना कर दिया और घड़ी को अपने बैग में डाल लिया। दोनों जल्दी से दुकान से बाहर निकल आए। घर पहुंचने पर राजू ने घड़ी को ध्यान से देखा। उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। घड़ी की सुइयां तेजी से घूम रही थीं, जैसे समय को बदल रही हो। राजू ने घड़ी को चालू करने के लिए उसकी सुइयों को घुमाया और तभी पूरा कमरा घूमने लगा। दीवारें हिलने लगीं और एक तेज चमकदार रोशनी ने पूरे कमरे को घेर लिया। टीना, क्या हो रहा है? अचानक राजू और टीना खुद को एक बिल्कुल अलग जगह पर पाए। यह जगह उनके शहर से बिल्कुल अलग थी। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, अजीब जीव जंतु घूम रहे थे और आसमान का रंग नीला नहीं बल्कि गहरा बैंगनी था। राजू ने भी कुछ समझ नहीं पाया। तभी उनके सामने एक बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और वह एक जादुई छड़ी पकड़े हुए था। तुम दोनों कौन हो और इस जादुई घड़ी के साथ यहाँ कैसे पहुँचे? हम तो बस एक पुरानी दुकान में गए थे और ये घड़ी मिल गई। हमने इसे घुमाया और अचानक हम यहाँ आ गए। यह साधारण घड़ी नहीं है। यह घड़ी समय और स्थान को नियंत्रित करती है। तुमने इसे बिना सोचे समझे चला दिया, जिससे तुम इस जादुई दुनिया में फंस गए हो। अब तुम्हें यहाँ से वापस जाने का रास्ता खुद खोजना होगा। लेकिन कैसे? इस जंगल के बीच में एक प्राचीन मीनार है। उस मीनार के शीर्ष पर एक और घड़ी है जो इस घड़ी का जोड़ा है। अगर तुम उस मीनार तक पहुंच गए और वहां की घड़ी को सही समय पर घुमा दिया तो तुम अपने असली समय और स्थान में वापस लौट जाओगे। लेकिन सावधान रहना, उस रास्ते में कई खतरनाक जादुई प्राणी और जाल हैं। राजू और टीना ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। उन्होंने साहस जुटाया और मीनार की खोज में निकल पड़े। जंगल के रास्ते में उन्हें कई अजीबोगरीब जीव मिले। एक बार उन्होंने देखा कि एक विशालकाय चिड़िया उनकी ओर तेजी से उड़ रही है। राजू ने तुरंत अपने बैग से एक चमकदार पत्थर निकाला जो उसने रास्ते में पाया था और उसे चिड़िया की ओर फेंक दिया। पत्थर चमक उठा और चिड़िया गायब हो गई। आगे बढ़ते हुए उन्होंने एक विशाल पहेली को हल करना पड़ा जो एक रहस्यमय द्वार के सामने थी। अगर वे पहेली का सही जवाब नहीं देते तो दरवाजा कभी नहीं खुलता और वे हमेशा के लिए जंगल में फंसे रहते। राजू ने बुद्धिमानी से पहेली हल की और दरवाजा खुल गया। उनके सामने वह विशाल मीनार खड़ी थी। अब उन्हें मीनार के शीर्ष तक पहुंचना था। मीनार की सीढ़ियां अत्यंत डरावनी और कठिन थीं, लेकिन दोनों ने साहस से काम लिया और मीनार के शीर्ष तक पहुंच गए। वहां एक और घड़ी थी, बिल्कुल वैसी ही जैसे राजू के पास थी, लेकिन उस घड़ी पर एक खास समय सेट करना था जो उन्हें वापस ले जाएगा। बूढ़े आदमी की बात याद करते हुए राजू ने ध्यान से समय सेट किया और घड़ी को घुमा दिया। फिर वहीं तेज चमकदार रोशनी फैल गई
और सब कुछ घूमने लगा। अचानक राजू और टीना खुद को वापस अपने कमरे में पाए। हम वापस आ गए। हाँ, लेकिन अब मैं कभी किसी रहस्यमयी चीज को बिना सोचे समझे नहीं छूंगा। ये घड़ी कितनी खतरनाक हो सकती थी। दोनों ने हंसते हुए घड़ी को एक सुरक्षित जगह पर रख दिया ताकि फिर कोई और इस घड़ी का गलत इस्तेमाल न कर सके। मोहनपुर नाम के गांव में रामू भाई बिरयानी बेचते थे और उनकी बिरयानी इतनी मशहूर थी कि लोग दूर दूर से उनकी बिरयानी खाने आते थे। वे अपने ग्राहकों को भगवान मानते थे, क्योंकि वह किसी के पास पैसा ना हो तो भी उसे बिरयानी खिला देते थे। रामू भाई का स्वभाव एकदम दयालु था। अरे रामू भाई, आपकी दुकान पे आज बहुत ज्यादा भीड़ है। हाँ भाई, यह सब आप सबकी दुआओं का असर है। बस थोड़ी देर रुकिए, मैं आपके लिए बिरयानी की प्लेट तैयार करता हूँ। अरे भाई साहब, इनके यहाँ हमेशा भीड़ रहती है क्योंकि इसकी बिरयानी बहुत मशहूर है। सिर्फ हमारे गांव में नहीं बल्कि पास के गांव में भी मशहूर है। तभी रामू भाई के बेटे आकाश और करण वहां आ जाते हैं। करण ने देखा कि बिरयानी के लिए ग्राहक शोर मचा रहे थे। वह गुस्से में उन पर चिल्लाने लगा। अरे क्यों इतना शोर मचा रहे हो? चुपचाप खड़े रहो, वरना आज किसी को बिरयानी नहीं मिलेगी। करण बेटा, हमारे बिना ग्राहकों का हमारा काम नहीं चलता। याद रखो, ग्राहक भगवान होते हैं। हमें उनके साथ सम्मान और धैर्य से पेश आना चाहिए। हाँ छोटे, थोड़ा शांत रहना सीखो। अगर हमें अपना धंधा करना है तो धैर्य रखना पड़ेगा। करण ने सिर झुकाकर अपने पिता की बात मान ली, लेकिन यह उसकी आदत थी कि वह किसी से शालीनता से बात नहीं करता था। शाम को सब घर पहुंचे। आकाश ने अपनी पत्नी माया से करण के गुस्से के बारे में बताया। करण, तुम इतना गुस्सा क्यों दिखाते हो? तुम्हें देखकर लगता है जैसे तुम्हारे अंदर कोई शेर बैठा है। अरे भाभी, मैं तो बस शांति बनाए रखने की कोशिश कर रहा था। करण, तुम्हारी इस शांति बनाए रखने की कोशिश से मुझे डर लगता है। ऐसा ना हो कि कल तुम सबको बिरयानी खाने ना दो। दूसरे दिन रामू भाई की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। उनका चेहरा पीला पड़ने लगा। आकाश और करण ने उन्हें सहारा दिया। उसने अपने पिता को बेड पे लिटा दिया। पिताजी, क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? बेटा, मेरे दिल में अचानक दर्द हो रहा है। भाई, हमें डॉक्टर को बुलाना चाहिए। पिताजी, थोड़ा पानी पीजिए, हम डॉक्टर को बुलाते हैं। करण ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। थोड़ी देर में डॉक्टर वहां पहुंच गए। डॉक्टर ने रामू भाई की जांच की और कहा, रामू भाई, आपको हल्का दिल का दौरा पड़ा है। आपको तुरंत अस्पताल में भर्ती होना होगा। नहीं डॉक्टर साहब, मैं अस्पताल नहीं जाऊंगा। मुझे बस घर पर आराम करने दीजिए। इतने छोटे दौरे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पिताजी, डॉक्टर की बात मानिए। बेटा, मैं ठीक हूँ, मुझे बस आराम चाहिए। उस रात रामू भाई ने आकाश और करण को अपने पास बुलाया। उनकी तबीयत अभी भी खराब थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत जुटाकर एक महत्वपूर्ण बात कही। बेटा, अब मेरे बाद तुम्हें इस काम को संभालना होगा। मेरी आखिरी इच्छा है कि मेरी खास बिरयानी की रेसिपी तुम्हारे हाथों में सुरक्षित रहे। पिताजी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपको कुछ नहीं होगा। बेटा, मेरी बात सुन लो। मेरे जाने के बाद मेरी विशेष रेसिपी को लॉकर से निकालकर इस काम को आगे बढ़ाना। मेरा नाम और काम कभी खत्म नहीं होना चाहिए। अगली सुबह जब सब जागे तो देखा कि रामू भाई इस दुनिया को शांति से अलविदा कह चुके थे। पूरा परिवार और उनके ग्राहक भी इस दुखद घटना से व्यथित थे। उनके अंतिम संस्कार में कई लोग आए थे। रामू भाई के जाने के बाद
आकाश और करण ने उनकी आखिरी इच्छा पूरी करने का निश्चय किया। करण ने वह लॉकर खोला जिसमें रामू भाई ने अपनी मशहूर बिरयानी की खास रेसिपी छुपाकर रखी थी। ये रेसिपी पिताजी की सबसे बड़ी धरोहर है। इसे हम हर कीमत पर बचाएंगे। लेकिन भाई, अब ये सब संभालना आसान नहीं होगा। पिताजी की तरह खाना बनाना और ग्राहकों को खुश रखना बहुत बड़ी चुनौती है। करण, मेहनत और लगन से सब कुछ संभव है। हमें पिताजी का नाम रोशन रखना है। दोनों भाइयों ने रामू भाई की दुकान फिर से खोलने का फैसला किया, लेकिन कर्ण की गुस्सैल प्रवृत्ति के कारण ग्राहकों के साथ उसका व्यवहार अक्सर बिगड़ जाता था। अरे भाई, ये बिरयानी तो पिताजी जैसी नहीं लग रही। तो फिर मत खाओ, किसी और जगह जाकर खा लो। करण, ऐसे नहीं बोलते। ग्राहक हमारी दुकान की जान है। हमें उनका सम्मान करना चाहिए। आकाश ने करण को समझाया कि अच्छे ग्राहक सेवा के बिना दुकान का चलना मुश्किल होगा। करण को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने खुद पर नियंत्रण रखने का वादा किया। एक दिन एक बूढ़ा व्यक्ति उनकी दुकान पर आया। उसने आकाश और करण को बुलाकर कहा, तुम्हारे पिताजी का काम उनके दिल और मेहनत का प्रतीक था। अगर तुम उनकी तरह दिल से काम करोगे तो यह दुकान फिर से अपनी पहचान बनाएगी। आकाश और करण ने उस व्यक्ति की बात को गंभीरता से लिया। उन्होंने दुकान में बदलाव शुरू किए, ग्राहकों से उनकी पसंद और नापसंद पूछने लगे, बिरयानी में वही प्यार और स्वाद लाने की कोशिश की जो रामू भाई लाते थे। करण ने गुस्से को छोड़कर ग्राहकों से विनम्रता से बात करनी शुरू की। धीरे धीरे दुकान फिर से मशहूर होने लगी। ग्राहक वापस आने लगे और सभी ने बिरयानी की तारीफ करनी शुरू कर दी। बिरयानी अब पिताजी की बिरयानी जैसी ही लगती है। तुम दोनों ने कमाल कर दिया। करण को समझ में आ गया था कि गुस्से से कुछ हासिल नहीं होता। वह अब अपने ग्राहकों से प्यार और सम्मान के साथ पेश आने लगा। रामू भाई का सपना पूरा हो रहा था। उनकी दुकान अब सिर्फ एक व्यापार नहीं बल्कि उनकी विरासत बन गई थी। भाई, पिताजी ने सच कहा था, जब काम दिल से किया जाए तो उसका फल जरूर मिलता है। हाँ करण, और यह दुकान अब हमारे परिवार और पिताजी के नाम को हमेशा जीवित रखेगी। इस तरह आकाश और करण ने रामू भाई की विरासत को आगे बढ़ाया और उनकी दुकान फिर से शहर की सबसे मशहूर बिरयानी की दुकान बन गई। कंचनपुर नाम के गांव के काफी हरियाली और सुख शांति बनी रहती है। इस गांव में एक ईमानदार और मेहनती लड़का रहता है जिसका नाम रमेश होता है। रमेश अपने पिता और उसकी बहन सुमन के साथ रहता है। रमेश काफी मेहनती होता है, पर उसके पिताजी ने एक साहूकार से उधार ले रखा था। पर उसके पिताजी काफी दिनों से बीमार रहते हैं, जिसे वो उधार चुका नहीं पाते। एक दिन रमेश, सुमन और उसके पिताजी अपने खेत में काम कर रहे होते हैं। अचानक रमेश के पिताजी गिर पड़ते हैं। रमेश और सुमन उसको घर पर लाते हैं और रमेश डॉक्टर को बुलाता है। शिव प्रसाद जी को आराम की सख्त जरूरत है, ज्यादा चिंता मत करने दें। पिताजी का कर्ज चुका पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। हमें कुछ बड़ा करना होगा। रात को रमेश अकेले सोचता है। सुमन पास आती है। भैया, तुम अकेले ये सब क्यों सह रहे हो? मैं तुम्हारे साथ हूँ। सुमन, मैं चाहता हूँ कि तुम खुश रहो, लेकिन अब समय आ गया है कि हम साथ मिलकर पिताजी के कर्ज को चुकाएं। दूसरे दिन रमेश साहूकार मोहनलाल के पास जाता है और कहता है, मोहनलाल जी, थोड़ा और समय चाहिए, मैं आपकी पूरी रकम लौटा दूंगा। अरे ओ रमेश, तुम्हारे पिताजी ने 1 साल से कर्जा लिया था जो आज तक उसने नहीं चुकाया, और अब तुम और भी समय मांग रहे हो। मुझे बस 4 महीना चाहिए, मैं आपके पैसे वापस लौटा दूंगा। क्या तुम्हें पता है रमेश, तुम्हारे पिताजी ने कितने रुपए लिए हैं? पूरे 50,000, और ये कोई छोटी रकम नहीं है।
हाँ मुझे पता है, पर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपके पूरे पैसे वापस लौटा दूंगा। ठीक है, पर एक बात याद रखो, अगर तुम मुझे 3 महीने में पैसे वापस नहीं कर पाए तो तुम्हारी सारी जमीन मेरी हो जाएगी। अब क्या होगा भैया? इस मोहनलाल ने तो हमारी जमीन मांग ली। हम उसे इतने पैसे 3 महीने में कैसे चुका पाएंगे? हमें कोई नया रास्ता निकालना होगा। मेहनत और हिम्मत से ही जीत होगी। हम खेत में और मेहनत करेंगे। ऊपर वाला हमारे साथ है। दूसरे दिन रमेश और सुमन पूरी मेहनत से खेत में काम करने लग जाते हैं। थोड़े दिनों के बाद उसकी फसल पूरी तैयार हो जाती ही। बस एक बार फसल का सही दाम लग जाए तो हम पूरे पैसे मोहनलाल को दे देंगे, फिर हम कर्जे से मुक्त हो जाएंगे। मंडी में रमेश की फसल का सही दाम नहीं मिलता और वहां का व्यापारी बोलता है, रमेश, आपकी फसल का तो सिर्फ 20,000 रुपए ही आएंगे। तुम्हारी फसल दूसरे लोगों से अच्छी नहीं है। सिर्फ 20,000? इतनी मेहनत की उसका नतीजा सिर्फ इतना? इसे तो कम नहीं चलेगा। अब तो सिर्फ 15 दिन बचे हैं। अब क्या करूं? भैया, एक रास्ता है। हमें गांव वालों की मदद लेनी चाहिए। अकेले हम यह सब नहीं कर सकते। रमेश गांव वालों से मदद मांगता है, लेकिन ज्यादातर लोग डरते हैं क्योंकि मोहनलाल काफी खतरनाक आदमी है और सभी गांव वाले जानते हैं कि मोहनलाल अपने साथ कुछ बॉडीगार्ड भी रखते हैं। मोहनलाल से उलझने का मतलब है अपनी मुसीबत बुलाना। बेटा, उम्मीद मत हारो, किसी और रास्ते के बारे में सोचो। दूसरे दिन रमेश और सुमन खेत में काम कर रहे थे। तभी सुमन को एक लकड़ी का बक्सा मिलता है। सुमन उस बॉक्स को अपने भाई रमेश के पास लेकर जाती है। ये लकड़ी का बॉक्स हमारे खेत में कैसे आया? और इसमें ये नक्शा जैसा क्या है? शायद ये किसी गुफा का नक्शा है, लेकिन ये जगह तो हमने कहीं पर नहीं देखी। शायद मुखिया जी को पता हो। शायद वहीं हमें कोई रास्ता बताए। रमेश और सुमन उस बॉक्स को लेकर गांव के मुखिया के पास जाते हैं और उसे सारी बात बताते हैं। यह गुफा हमारे गांव के पास के जंगल में है, लेकिन यह जगह खतरनाक है। मैंने सुना है कि वहां से कोई खाली हाथ नहीं लौटा। रमेश और सुमन थोड़ा घबरा जाते हैं और थोड़ी देर सोचने के बाद, सुमन, अगर हमें ये कर्ज उतारना है तो हमें ये रिस्क लेना ही पड़ेगा। रमेश और सुमन वहां से गुफा की ओर निकलते हैं। थोड़ी देर चलने के बाद कुछ बंदरों ने उसे रोक लिया, पर रमेश की चतुराई से वहां से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। कुछ देर और चलने के बाद रमेश को वो गुफा मिल जाती है। सुमन, वो रही गुफा। हमें वही गुफा की तलाश थी। जल्दी चलो। जैसे तैसे गुफा के पास पहुंच जाते हैं। तभी वह एक आदमी मिलता है। वो भी इस गुफा के पास से गुजर रहा होता है। अरे ओ बालक, तुम कौन हो और तुम यहाँ क्यों आए हो? मेरा नाम रमेश है और हम यह इस नक्शे में बताई हुई गुफा के खजाने को लेने आए हैं, क्योंकि हमें अपने पिताजी का कर्ज चुकाने के लिए खजाने की जरूरत है। यह खजाना मोहनलाल का है, जो उसने गांव वालों से लूटा था। तुम मुझे अच्छे और ईमानदार लगते हो, इसलिए इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। उस आदमी के साथ रमेश और सुमन खजाने तक पहुंचते हैं, लेकिन तभी मोहनलाल के आदमियों का झुंड आता है। रमेश, मुझे पता था कि तुम यहां जरूर आओगे। ये खजाना मेरा है, पर मैं तुम्हें ये नहीं ले जाने दूंगा। ये खजाना तुम्हारा नहीं, बल्कि ये पूरे गांव का है, जिसे तुमने गांव वालों से लूटा है। इसीलिए मैं ये खजाना गांव के लोगों में बांट दूंगा। रमेश की बात सुनकर वो आदमी का जोश और बढ़ गया और बोला, वाह रमेश, तुम्हारी बहादुरी मुझे बहुत पसंद आई। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तभी मोहनलाल इसकी बात सुनकर गुस्से से लाल हो गया। वो अपने आदमी से कहता है, रमेश, तुमको ये बहुत भारी पड़ेगा। मारो इस रमेश को। तुम्हारा समय खत्म हो चुका है मोहनलाल। गांव वाले अब तुम्हारे झूठ का पर्दाफाश करेंगे। तभी रमेश, वो आदमी और मोहनलाल के आदमी के साथ लड़ाई हो जाती है और अंत में रमेश की जीत होती है। रमेश, तुमने बहुत बहादुरी का काम किया है।
ये खजाना हम गांव में ले जाते हैं। रमेश और सुमन सारा खजाना गांव में लेकर आते हैं। तभी गांव के मुखिया ने पूरे गांव को इकट्ठा किया और उसको बोला कि गांव के लोगों, यह खजाना तुम्हारा है। इसे मोहनलाल ने धोखे से हासिल किया था। पूरे गांव में रमेश की वाह वाह होने लगी। तभी रमेश अपने पिता को मिलने अपने घर आता है। पिताजी, आपका कर्ज अब चुका दिया गया। बेटा, मुझे तुम पर गर्व है। गांव वाले रमेश और सुमन की बहादुरी की सराहना करते हैं। उस आदमी रमेश से दोस्ती करता है और गांव में रहने का फैसला करता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई, मेहनत और एकजुटता से हर कठिनाई को हराया जा सकता है।